एक बार पुणे में आप सबका विज्ञान शिक्षा के एक नए प्रकरण के साथ आपका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का चर्चा का विषय है रॉबर्ट मेगर का शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का उपागम। रॉबर्ट मेगर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एवं लेखक थे। मानव प्रदर्शन को समझने और बेहतर बनाने के लिए, उन्हें सीखने के उद्देश्यों को तैयार करने के लिए तथा एक रूपरेखा विकसित करने के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए ब्लूम के वर्गीकरण को आधार माना। उन्होंने ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की अपनी विधि में मानसिक क्रियाओं की अपेक्षा कार्यसूचक क्रियाओं पे अधिक बल दिया। कार्यसूचक क्रियाएं शिक्षार्थी के अंतिम व्यवहार को अच्छी प्रकार से व्यक्त करने में अत्यंत सहायक होती हैं। कार्यसूची क्रियाएं जो हैं वो ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित 3 पक्षों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दी गई। जैसे ज्ञान जो है स्तर, उसकी प्राप्ति के लिए जैसे परिभाषा देना, सूची देना, नाम देना, पहचानना, ये सारी कार्य सूचक क्रियाएं दी गई। इसी तरह से विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न जो हैं कार्यसूचक क्रियाएं दी गई। एक लंबी सूची जो है कार्यसूचक क्रियाओं की जो है वो बतलाई गई। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का तात्पर्य अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, यानी जो व्यवहार परिवर्तन हम अपने प्रकरण के माध्यम से छात्रों में करने की सोच रहे होते हैं, उन अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों को लिपिबद्ध तरीके से लिखना ही जो है उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिपिबद्ध करना कहलाता है। इन उद्देश्यों को लिखने के बाद शैक्षिक क्रिया जो है वो सीमित, सुनिश्चित और स्पष्ट हो जाती है। शिक्षण प्रविधियों एवं विधियों के चुनाव में भी सहायक होती हैं। शिक्षण विधि की बात, जैसे हम विद्यार्थियों को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे तैयार की जाती है इस प्रकरण को पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम उसको प्रयोगशाला में ले जाकर प्रदर्शन विधि के द्वारा जो है इस प्रकरण को अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे। हमें पहले से ही ये स्पष्ट हो जाता है लेसन प्लान में। और मूल्यांकन हेतु प्रश्न चुनाव में सहायक, जैसे प्रश्न किस तरह का, कौन सा, कैसे रखे जाएंगे, इसका भी अगर हम उद्देश्यों को लिख लेते हैं तो हमें सहायक रहेगा। मूल्यांकन प्रविधियों के चुनाव में भी सहायक होती हैं अगर हम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिख लें। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लेखन अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों की घोषणा होती है, जिससे विशेष प्रकरण को पढ़ाने के बाद छात्र क्या सोचेगा, क्या महसूस करेगा, क्या क्रियाएं करेगा, उसकी सोच में क्या परिवर्तन आएगा। व्यवहारिक रूप में लिखित शैक्षिक उद्देश्य ही व्यवहारिक उद्देश्य कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में क्यों लिखा जाए। इस बात को हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे बाजार जाने से पूर्व हम सामान की एक लिस्ट तैयार करते हैं ताकि हम कोई सामान लाना ना भूल जाएं। यानी लिखने के बाद हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हम जिस उद्देश्य से बाजार जा रहे हैं वह पूर्ण होगा, हमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई भी सामान लाना हम भूलेंगे नहीं। बस यही एक बात शिक्षक के लिए लागू होती है। जब कोई अध्यापक कक्ष में कोई प्रकरण पढ़ाने के लिए जाता है तो उसके पास कुछ उद्देश्यों की लिस्ट होती है। उन उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए शिक्षक प्रकरण के संबंधित जितने भी उद्देश्य हैं उनको व्यवहारिक रूप में लिख लेता है।
इस तरह से लिखने से जो है वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में वो सफल हो पाता है। तो लिखने से शैक्षिक क्रियाएं सीमित, सुनिश्चित और स्पष्ट हो जाती हैं और उनकी किस विधि के द्वारा प्रकरण को पढ़ाया जाए ये भी जो है वो पहले से ही सुनिश्चित हो जाता है। अब है रॉबर्ट मेगर के उपागम के सोपान। सबसे पहले छात्रों की विशिष्ट उपलब्धियां अर्थात अंतिम व्यवहार जिनको विकसित करना शिक्षण का लक्ष्य है उनका निर्धारण किया जाता है या उनको पहचाना जाता है। टर्मिनल बिहेवियर के बारे में पता लगाया जाता है। दूसरा, वांछित व्यवहारों की परिभाषा जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस जो हैं वो क्या होंगी उसकी परिभाषा और व्याख्या इस प्रकार से की जानी चाहिए जैसे जिससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि छात्र वांछित व्यवहार कर सके। वांछित मानदंड का निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे ये मालूम हो जाए कि छात्रों में कम से कम कौन सा और किस सीमा तक व्यवहार जो है वो अपेक्षित है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट मेगर के अनुसार सीखने के उद्देश्यों के 3 घटक होते हैं। पहला प्रदर्शन, दूसरा शर्तें और तीसरा मानदंड। प्रदर्शन जो है वो सीखने वाले को कुछ करना चाहिए, उसका अध्यापक के बताने के बाद जो है वो विद्यार्थी क्या क्रिया करता है वो प्रदर्शन है। और शर्तें हैं, प्रदर्शन के पूर्व शर्तों को बताना चाहिए यदि कोई हो। अध्यापक जो है अगर कोई शर्त है तो वो उसको विद्यार्थी को प्रदर्शन से पहले बताई जानी चाहिए। जैसे बिना कैलकुलेटर के इस्तेमाल किए गुणा की 20 तक तालिका लिखो। तो इस तरह से अगर कोई शर्त है तो वो उसको पहले से बताया जाना चाहिए। तीसरा है मानदंड। शिक्षार्थी को ये बताना चाहिए कि उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए भी विद्यार्थी को पहले से ही बताया जाना चाहिए। अब इन सब स्थितियों को ध्यान में रखकर अगर जो है हम अपने शिक्षण कार्य को इन 3 बातों को ध्यान में रखकर जो है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस स्पष्ट, संक्षिप्त और अस्पष्टता को दूर करके आप अपने सीखने के उद्देश्यों के साथ सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और बेहतर प्रशिक्षण सामग्री तैयार करेंगे जिससे बेहतर प्रदर्शन परिणाम प्राप्त होंगे। इस तरह से हमने इस प्रकरण के माध्यम से ये जाना कि विद्यार्थियों के व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है। कक्षा कक्ष के पूर्व का व्यवहार और कक्षा कक्ष के बाद विद्यार्थी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं, किस तरह से आते हैं, एक अध्यापक किस तरह से विद्यार्थी की सोच में परिवर्तन लाता है। इसके लिए रॉबर्ट मेगर ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भावी अध्यापक रॉबर्ट मेगर द्वारा दिए गए इन सुझावों एवं युक्तियों को अपनाकर शिक्षण कार्य को बेखूबी निभाएंगे और अपने विद्यार्थियों के पथ प्रदर्शक बनकर समाज एवं देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। तो इस तरह से ये प्रकरण मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।